हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे डायरेक्टिंग चैप्टर का वन शॉट रिवीजन। एक शॉट के अंदर यानी कि आज के एक वीडियो के अंदर हम पूरा का पूरा चैप्टर 0 to end खत्म कर देंगे। ध्यान से अच्छे से वीडियो को देखना पूरा का पूरा, बीच में बिल्कुल स्किप मत करना। इससे पहले स्टाफिंग चैप्टर कराया था, आई होप आप लोगों ने उसे ध्यान से अच्छे से समझ लिया होगा, उसको अच्छे से लर्न कर लिया होगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार लिख भी लिया होगा। स्टार्ट करते हैं डायरेक्टिंग चैप्टर। थोड़ा सा बड़ा है स्टाफिंग से, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको पूरा समझ आएगा। सबसे पहली बात, डायरेक्टिंग जो मैनेजमेंट का फंक्शन है वो कहता है कि भैया गाइड करता है लोगों को। डायरेक्टिंग का मतलब क्या है क्लास? एम्प्लॉयज को गाइड करना, दिशा देना ताकि वो काम को शुरू कर सके। और सिर्फ दिशा नहीं देना है, उनको मोटिवेट करना है, उनको इंस्पायर करना है, उनका कम्युनिकेशन स्ट्रांग करना है, उनके बीच लीडरशिप बनानी है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन गोल को इजीली अचीव कर सके। डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल, लोगों को बताना, क्या बताना? व्हाट टू डू, तुम्हें क्या काम करना है, और देखना भी है कि वो उस काम को अपनी बेस्ट एबिलिटी से काम को कर रहे हैं या नहीं कर रहे। डायरेक्टिंग का मतलब सिर्फ ऐसा मत समझना ऑर्डर देना, गाइड करना सिर्फ नहीं, आपको गाइड करना है, साथ साथ चलना है। डायरेक्टिंग के अंदर क्या है क्लास? एम्प्लॉय को एक ही दिशा में लेके जाया जाता है ताकि सब लोग मिलके काम करें, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो सके। डायरेक्टिंग की अगर हम बात करेंगे फीचर्स की, तो सबसे पहला इनिशिएट एक्शन। मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। स्टाफिंग के अंदर आपने एम्प्लॉयज को भर्ती कर दिया, डायरेक्टिंग के अंदर आप उनको दिशा दोगे, और पहली बार डायरेक्टिंग फंक्शन में यहां पे वर्कर काम करना शुरू करता है। ध्यान रखना, वर्कर काम करना कहां शुरू करेगा? डायरेक्टिंग के अंदर। आप एम्प्लॉय की भर्ती तो कर लोगे, पर वर्कर तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप उसे दिशा नहीं दोगे, जब तक आप उसे गाइड नहीं करोगे कि काम को कैसे करना है, राइट। सेकंड है कंटिन्यूअस एक्टिविटी। डायरेक्टिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपने एक बार बता दिया और क्लास खत्म। डायरेक्टिंग जो है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, यानी कि डायरेक्टिंग जो है वो हमेशा चलता रहता है। आप वर्कर को गाइड करोगे, वो काम सीख जाएगा, काम को मे भी पूरा भी कर ले, फिर आपको दोबारा गाइड करना पड़ेगा। फिर हर चीज में, लाइफ के हर एक मोड पे इंसान को गाइडेंस की जरूरत होती है, चाहे वो किसी भी लेवल पे पहुंच जाए, चाहे वो क्लास देश का प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, उसको भी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। आपको भी, मेरे को भी, आपके पेरेंट्स को भी, क्लास आपके भाई बहनों को, आपके टीचर्स को भी, हर किसी को गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो डायरेक्टिंग फंक्शन जो है वो नेवर एंडिंग है, वो हमेशा चलता रहता है। डायरेक्टिंग पर्वेसिव है। डायरेक्टिंग जो है पर्वेसिव का मतलब है यूनिवर्सल फेनोमेनन। जैसा मैनेजमेंट था उसी तरीके से डायरेक्टिंग भी यूनिवर्सल फेनोमेनन है। डायरेक्टिंग सिर्फ टॉप लेवल के मैनेजर, मिडिल लेवल के मैनेजर या लोअर लेवल के मैनेजर नहीं करते। प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज, नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, स्कूल, हॉस्पिटल, चैरिटेबल ट्रस्ट, प्लेग्राउंड, हर कहीं पे, हर जगह डायरेक्टिंग की जरूरत पड़ती है। तो डायरेक्टिंग क्या है? पर्वेसिव है। डायरेक्टिंग टॉप टू बॉटम आता है, ऊपर से नीचे। भाई सीधी सी बात है, दिशा जो है आप अपने पेरेंट्स को थोड़ी दिशा दोगे, वो आपको दिशा देंगे। तो डायरेक्टिंग माना जाता है, एक्सेप्शन हो सकते हैं, बट डायरेक्टिंग माना जाता है क्लास ऊपर से नीचे। दिशा ऊपर से नीचे वाले को, टॉप लेवल मैनेजर अपने से नीचे वाले को देगा, वो अपने से नीचे वाले को, वो अपने नीचे वाले। सजेशंस जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। डायरेक्टिंग के अंदर एक्चुअल में काम होता है, तो डायरेक्टिंग परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। यहाँ पे क्लास परफॉर्मेंस को ध्यान रखा जाता है कि भाई जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे किया जाए, काम यहाँ पे किया जाए। ह्यूमन एलिमेंट है कि भाई दो दिशा दोगे, आप मशीन को थोड़ी दोगे, एम्प्लॉयज को दोगे। तो स्टाफिंग भी एक ह्यूमन एलिमेंट है और डायरेक्टिंग भी ह्यूमन एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट है। ओके, नेक्स्ट है क्लास इंपोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। अच्छा, डायरेक्टिंग अगर हम करते हैं, वर्कर को गाइड करेंगे, इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे, उनके बीच में लीडरशिप बनाएंगे, उनके बीच में कम्युनिकेशन को स्ट्रांग करेंगे, तो उससे फायदा क्या होगा? आप बताओ क्लास, क्या फायदा होगा? सबसे पहले बात, काम शुरू हो सकेगा। वर्कर्स जब कंपनी में आते हैं तो उन्हें आइडिया नहीं रहता काम को कैसे स्टार्ट करना है, खासकर जब वो एक फ्रेशर हो, वो एक नया एम्प्लॉय हो, उसने पहले कभी काम ना किया हो। तो ये डायरेक्टिंग फंक्शन ही है जो क्लास उसकी हेल्प करता है, उसकी मदद करता है ताकि वो काम को शुरू कर सके। डायरेक्टिंग फंक्शन इंटीग्रेट करता है एम्प्लॉयज के एफर्ट को। एक मुझे बात बताओ, अगर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय अलग अलग दिशा में चलने लगेंगे, क्या कभी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो पाएगा? नहीं। तो इन सब को एक साथ जोड़ के इनको एक दिशा में लेके जाता है क्लास, वो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टिंग का फायदा ये है कि डायरेक्टिंग एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को जोड़ता है। एक कंपनी के अंदर न जाने कितने कितने कंट्री से लोग काम कर रहे हैं, कितने कितने स्टेट से लोग काम कर रहे हैं, किसकी क्या मेंटेलिटी है, किसका क्या बिलीफ सिस्टम है, किसका क्या कल्चर है, किसका क्या ईगो हो सकता है। अगर वो टॉप लेवल का मैनेजर, उसका एक अलग लेवल का ईगो होगा, लोअर लेवल का अलग होगा, मिडिल लेवल का अलग होगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी हर किसी का गोल एक है, और वह ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। ऑर्गेनाइजेशन ने जो गोल सेट किया है, जो टारगेट सेट किया, उसको अचीव करना सबका ऑब्जेक्टिव है। तो डायरेक्टिंग फंक्शन ही सब में मेल मिलाप करा के सबको एक दिशा में लेके जाता है।
मीन्स ऑफ मोटिवेशन, मैंने क्या कहा था, डायरेक्टिंग के अंदर सिर्फ एम्प्लॉय को रास्ता दिखाना नहीं होता, उनको मोटिवेट करना है। एक मोटिवेटेड पर्सन हमेशा बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म करेगा। यानी कि अगर आपको अंदर से मोटिवेटेड हो, स्ट्रॉन्ग डिजायर है आपके अंदर से कुछ करने का, मेहनत करने का, तो रातों की नींद उड़ जाएगी। अगर आप चाहते हो आप 12th में अच्छा स्कोर करो, आपके मन में बिल्कुल आग लगी और दृढ़ निश्चय हो आपको कुछ करना है, तो लोग कहते हैं ना मुझे नींद आ जाती है, आपकी नींद उड़ जाएगी। दिन रात मेहनत करोगे, थकोगे नहीं, मतलब आप फिजिकली थक जाओगे बट मेंटली आप थकोगे नहीं अगर आप मोटिवेटेड हो। सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन, और ये आता है क्लास जब आप किसी से इंस्पायर होते हो। इंस्पिरेशन का मतलब क्या है, जब आप किसी से इंस्पायर होते हो, आप किसी को देख रहे हो कि वाह यार ये बंदा कहां पहुंचा है, किस लेवल पे, आज इस लेवल पे इस बंदे ने कितनी मेहनत करी होगी ये नहीं पता आपको, आप हम भी वही मेहनत करें ताकि हम भी वहां पहुंचे। तो ये जब आपके अंदर आग लगेगी ना, तो क्लास यहाँ पे काम, डायरेक्टिंग कहीं ना कहीं क्लास वर्कर्स को मोटिवेट करता है। तो मोटिवेटेड पर्सन हमेशा अपनी बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म करेगा। हेल्प्स टू अडॉप्ट चेंजेस, किसी भी प्रकार का कोई बदलाव अगर आता है तो डायरेक्शन दिया जाए अगर वर्कर को, तो आप वर्कर उस चेंजेस को अडॉप्ट करने आएगा। एग्जाम्पल, आपके एग्जामिनेशन में सीयू सेट आने वाला है, तो जो सीयू सेट आने वाला है तो उसमें क्या होगा क्लास, यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्शन दिया जाएगा, गाइड किया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा, आप लोगों को सारी बातें समझाई जाएंगी, हेल्प किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, तो आप उसको अडॉप्ट कर लोगे, आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे। रदर देन वो टीचर डराने लगे आपको, भैया अब क्या हो गया ऐसे, तो भैया वर्कर जो बच्चा है, स्टूडेंट है, वो भी डर जाएगा, वो भी डिमोटिवेट हो जाएगा। तो मोटिवेशन, डायरेक्टिंग मोटिवेशन देता है। और कोई भी बदलाव अगर मार्केट में आता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजेस आता है, तो इंटरनल इन्वायरमेंट में उसको अडॉप्ट करने में मदद करता है, जस्ट लाइक ट्रेनिंग। बाकी स्टेबिलिटी लेके आता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और बैलेंस लेके आता है। स्टेबिलिटी और बैलेंस का मतलब क्या है कि देखो, टॉप लेवल मैनेजर के अंदर कभी ईगो हो सकता है लोअर लेवल के लिए, तो यार उसको स्टेबल, उसको बैलेंस करने का काम डायरेक्टिंग है। डायरेक्टिंग बताता है कि हर एक वर्कर, हर एक एम्प्लॉय इक्वली इंपॉर्टेंट है। भले ही किसी को सैलरी ज्यादा मिल रही है, किसी की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, इसका ये मतलब नहीं कि वर्कर की कोई अहमियत नहीं है। हर किसी का लेवल एक है, आप किसी को नीचा नहीं दिखा सकते। हर कोई काम कर रहा है, अपने लेवल पे कंट्रीब्यूशन दे रहा है, रिवॉर्ड ले रहा है, तो हर कोई क्लास इक्वल है। सबके बीच में क्या होना चाहिए, बैलेंस। और ये बैलेंस क्रिएट करने का काम किसका है, डायरेक्टिंग का। ओके, डायरेक्टिंग के हम एलिमेंट की बात करेंगे। हम 4 चीजों को पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहला है क्लास कम्युनिकेशन, दूसरा है सुपरविजन, तीसरा है मोटिवेशन, चौथा है लीडरशिप। ये जो सुपरविजन है इसको हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत थोड़ा सा पढ़ना है, बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं, बिकॉज ये आउट ऑफ सिलेबस है। लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा सुपरविजन का मतलब क्या है, इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मॉनिटरिंग। मॉनिटर समझते हो ना, देखना वर्कर्स को और ऑब्जर्व करना एम्प्लॉय को, ताकि वो अपनी बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सुपरविजन मिला के, कुल मिला के, जैसे आप क्लासरूम में बैठे हुए हो, आपको होमवर्क दिया गया है, काम दिया गया, टीचर आप सबके ऊपर नजर रख रहा है कि आप कॉपी में सही से कर रहे हो कि नहीं कर रहे, कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे, कहीं बैठे तो नहीं हो खाली। दिस इज कॉल्ड सुपरविजन। और काम किसका होता है, सुपरवाइजर का। कौन सा लेवल का होता है सुपरवाइजर, लोअर लेवल मैनेजमेंट। ओके, ऑपरेशन लेवल। तो सुपर का मतलब क्या होता है, ओवर एंड अबव, और विजन का मतलब देखना। तो विजन का मतलब देखना, ओवर एंड अबव, ऊपर से सारे एम्प्लॉयज को देखना कि वो आप अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कुछ गलत कर रहे हैं तो उनको सुधारा जाएगा, उनकी मिस्टेक को ठीक किया जाएगा, ताकि क्लास वो आगे से ऐसी गलती ना करें। दिस इज कॉल्ड सुपरविजन। किसी बच्चे को लग रहा हो कि सर फास्ट पढ़ा रहे हैं, तो बेटा ये देखो रिवीजन है, वन शॉट रिवीजन। 1 घंटे के अंदर, या एक जो भी जितना भी टाइम लगेगा, हम मुझे लगता है 1 घंटा लगेगा, इस 1 घंटे के अंदर मुझे पूरा, या उससे भी 5-10 मिनट कम ही लगेगा, मैं पूरा का पूरा चैप्टर रिवीजन कराऊंगा। थोड़ा सा फास्ट रहेगा, थोड़ा एडजस्ट करो। बिफोर एग्जाम का रिवीजन है बेटा, डिटेल में तो मैं सारी चीजें करा चुका हूँ, ये सब कुछ मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, सिर्फ आपके लिए कि आपको अच्छा लगेगा सर 1 घंटे में सब कुछ करा रहे हो, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। बस मुझे एक चीज चाहिए बदले में क्लास, आपका अच्छा रिजल्ट, एंड नथिंग। ओके, नेक्स्ट है क्लास मोटिवेशन। सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप। सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप। मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन बताना क्लास, आप काम करते हो, आप पुशअप करते हो, जिम जाते हो, मोटिवेशन सॉन्ग सुनते हो, 4 और मारते हो पुशअप, 5 और मारते हो, आधा 1 किलो वजन आप एक्स्ट्रा उठा लेते हो अगर आप मोटिवेटेड रहते हो तो। इट कैन बी डिफाइंड एज स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग द एम्प्लॉय टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी। इंड्यूस समझते हो ना, अंदर आग लग जाती है, जब अंदर आग लग जाती है, जब क्लास नीरज चोपड़ा जी गोल्ड लेके आए इंडिया में, तो कई सारे लोग मोटिवेट हो गए, आग लगी कि हम भी करेंगे मेहनत, हम भी करेंगे मेहनत। स्पोर्ट्स में आग लग गई, घर वाले कहने लगे हाँ मेरा बेटा स्पोर्ट्स करेगा, स्पोर्ट्स में करियर बनाएगा, ऑप्शंस आने लगे, लोग मोटिवेट हो गए काम करने के लिए, तो और मेहनत करने लगे वो, राइट। तो इट कैन नॉट बी फोर्स, आप इसे फोर्स नहीं कर सकते। ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है, यानी कि मोटिवेशन आपके दिमाग में आता है, इंटरनल फीलिंग है, आपके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं कुछ करने के लिए, दिन रात आप एक कर देते हो उस चीज को हासिल करने के लिए, अचीव करने के लिए। जब आपको लगता है ना कि हाँ मैं कर सकता हूँ,
दिस इज कॉल्ड मोटिवेशन। या आप किसी को देख रहे हो, उससे इंस्पायर हो रहे हो कि यार मुझे भी ऐसा बनना है लाइफ में, मुझे भी मेहनत करनी है, दिस इज कॉल्ड मोटिवेशन। और मोटिवेशन से आप एक्स्ट्रा काम करते हो। फीचर क्या है? गोल ओरिएंटेड। मोटिवेशन के अंदर हमेशा आपका एक गोल होगा जिसको अचीव करने के लिए आपके अंदर आग लगी हुई है। मोटिवेशन इज इंटरनल फीलिंग। ये आप किसी को बाहर नहीं दिखा रहे कि ये इंसान मोटिवेटेड है, अंदर से आग लगी है, अंदर से एक फीलिंग आई है कि हमें काम करना है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव, किसी चीज का डर। मे बी आप रनिंग में उसेन बोल्ट को भी पिछाड़ दो, अगर आपके पीछे शेर भागने लगे तो शायद आप उतनी तेज दौड़ो कि आपको लगेगा कि यार कहीं ना कहीं अनजाने में मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसे बोलते हैं नेगेटिव मोटिवेशन। जब कंपनी वाला कहता है कि हम आपको निकाल देंगे, तो इंसान सोचता है मुझे निकाल दिया जाएगा जॉब से, मैं एक और मेहनत करता हूँ अच्छे से, ताकि मेरा टारगेट है मुझे पूरा करना है, मुझे निकाल दिया जाएगा जॉब से, मैं बेरोजगार हो जाऊंगा, मेरे घर कैसे चलेगा, मेरे बच्चों की स्कूल की फीस कैसे जाएगी। जब इंसान ये सोचता है ना, तो वो अंदर से मोटिवेट होता है। क्लास, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव मोटिवेशन। और पॉजिटिव मोटिवेशन, जहां उसे पता है कि मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। आपके घर वाले आपको बोलेंगे कि बेटा बस 12th में अच्छे नंबर से पास हो जाओ, या एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लो, क्लास सीयू सेट का आप एग्जामिनेशन में अच्छे से कर लो, हम आपको आईफोन 13 देंगे, आईफोन 14 देंगे, या कोई बहुत महंगी गाड़ी देंगे, बाइक देंगे, अच्छी जगह घुमान ले जाएंगे, कुछ भी आपको अच्छा रिवॉर्ड दे सकते हैं। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव मोटिवेशन। यस, मैं करूंगा ताकि मैं अचीव कर सकूं। लेकिन बोले मैं घर से निकाल दूंगा बेटा तुझे, अगर तूने इस बार पास नहीं हुआ तो पक्का घर से निकाल दिया जाएगा तेरे को, लास्ट टाइम है तेरा, दिखा दे पास होके। नेगेटिव मोटिवेशन में भी शायद तब पास हो जाओ आप, राइट? तो कैसा भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स है, उलझा हुआ है, बहुत सिंपल नहीं है। किसी इंसान को अंदर से झंझोड़ देना, मोटिवेट कर देना, रियली क्लास ये बहुत टफ काम है, इतना आसान नहीं है। कंटिन्यूस प्रोसेस है। आप 12th पास आउट हो जाओगे तो क्या लाइफ में सब कुछ मिल जाएगा? नहीं, फिर आपको एक और नया गोल मिलेगा, आपको उसे अचीव करना पड़ेगा। उस गोल को खत्म होने के बाद फिर एक और गोल मिलेगा लाइफ में। जिंदगी चुनौतियों से भरी हुई है, आप आगे चलते जाओगे, नए नए क्लास आपको हर्डल्स और नए नए क्लास आपको चैलेंजेस मिलते चले जाएंगे। आप उसको एक्सेप्ट करोगे, आगे बढ़ोगे, तब आएगा लाइफ का एक्सपीरियंस, राइट? तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस खत्म नहीं होता है, और इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द एम्प्लॉय। तो भी देखो, एम्प्लॉय की नीड के अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहता है। हर एम्प्लॉय की नीड एक जैसी नहीं है। हमने पढ़ना है क्लास आगे मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। वो कहते हैं इंसान को मोटिवेट किया जा सकता है उसकी नीड के अकॉर्डिंग। तो जो उसकी नीड है, जो उसकी जरूरत है, अगर उसके लिए उसे मोटिवेट करना हो तो उसे मोटिवेट करना बहुत आसान है। किसी इंसान के घर में कोई बीमार है, उसको ठीक करने का आप लालच दे रहे हो कि भैया हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपके घर में जो बीमार पर्सन है, वो कोई भी हो सकता है, हम उसे ठीक कर देंगे, आप मेहनत करो अच्छे से, हम उसे ठीक कर देंगे। वो इंसान पक्का जी जान ला के और मेहनत करेगा, क्योंकि उसे पता है कि जो मेरी नीड है वो इस काम से पूरी हो सकती है। तो मोटिवेशन जो है क्लास, वो चेंज होता रहता है। हर जगह एक जैसा मोटिवेशन है। किसी को कोई चीज पसंद है, उसको उसके लिए मोटिवेट करो, किसी कोई चीज पसंद है, उसको उसके लिए मोटिवेट करो, राइट? तो जो आपको चाहिए, आपको उसके लिए मोटिवेशन देना पड़ेगा, राइट? नेक्स्ट है मास्लो। क्लास, मैस्लो ने नीड हायरार्की थ्योरी दी है। इन्होंने कहा है कि मोटिवेशन तभी आप किसी को मोटिवेट कर सकते हो जब आपको उसकी नीड का पता हो, उसकी जरूरत का पता हो। अगर आपको पता है कि यार इस इंसान की ये जरूरत है और मैं तुम्हें लालच दे रहा हूं कि मैं तुम्हारी ये नीड पूरी कर दूंगा, तुम मेहनत से ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करो, वो इंसान पक्का मेहनत से काम करेगा। अब कोई बच्चा है, उसे मोबाइल फोन में इंटरेस्ट ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे होते हैं फोन में इंटरेस्ट नहीं है, कई सारे को घड़ी में इंटरेस्ट होता है, कई सारे को गेम में इंटरेस्ट होता है, कई सारे बच्चों को सुपर बाइक्स में इंटरेस्ट होता है। तो किसी को मान लो मोबाइल फोन में इंटरेस्ट नहीं है और मैं कह रहा हूँ बेटा तू अच्छे नंबरों से पास हो जा, तुझे एक अच्छा सा मोबाइल फोन दूंगा, वो काहे को मोटिवेट होगा? बोलेगा कि कोई बात नहीं, भी धर ले तू अपने पास, अभी मुझे सोने दे, अपना पढ़ाई लिखाई बाद में करूंगा मुझे उससे। लेकिन अगर उससे सुपर कार का है और बोले कि तुझको सुपर कार दिलाएंगे या कहीं घूमने का शौक है तुझे घुमान ले जाएंगे, तो उसकी नीड अगर आपने पकड़ ली कि इसकी नीड क्या है, तो इसीलिए क्लास मास्लो साहब ने बोला है नीड हायरार्की थ्योरी। हायरार्की मतलब क्या है? लाइन बाय लाइन, एक ऑर्डरली। अगर आप एम्प्लॉय की नीड पूरी करते चले जाओगे तो एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेगा, और हमेशा एक मोटिवेटेड एम्प्लॉय जो है वो परफॉर्म करता है अपनी बेस्ट एबिलिटी से एज कंपेयर टू एक अनमोटिवेटेड या डीमोटिवेटेड एम्प्लॉय से। अगर आप, तभी मैं आपको हमेशा पढ़ाई करते वक्त मोटिवेट करता हूं कि यार कोई बात नहीं, अच्छा है, बढ़िया है, हो जाएगा। लाइफ में आपको एक दिन समझ आएगा कि सब कुछ नहीं था, हम खाम में इतना डर रहे थे, परेशान हो रहे थे, कुछ भी लाइफ में ये नहीं है। लाइफ में हर चीज क्लास आगे आगे आपको बेहतर मिलेगी, मौका आपको और बेहतर मिलेगा, राइट? तो इसीलिए क्लास हमेशा एक मोटिवेशन अगर आपको रहेगा कि हाँ मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा, तो पक्का कर लोगे। अगर आप मन के हारे हार, मन के जीते जीत, आप सबको पता है, मन से ही हार गए तो नहीं कर पाओगे आप। लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, और जितने ज्यादा चैलेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, भगवान से शुक्रिया अदा करना कि आप उतना ही टफ बनोगे, उतना ही स्ट्रांग बनोगे आप, जितना ज्यादा चैलेंजेस को झेलोगे, राइट? सबसे पहला ये कहते हैं क्लास फिजियोलॉजिकल
नीड, इन्होंने 5 नीड दी है, भूलना मत। कमेंट सेक्शन में एक एक बच्चा पांचों के 5 नीड लिखेगा विद एग्जांपल, राइट। तो फिजियोलॉजिकल नीड का मतलब क्या है? रोटी कपड़ा मकान। जब हम कंपनी में एम्प्लॉय पहली बार आया है तो आप उसको फिजियोलॉजिकल नीड का लालच दो, उसकी नीड देखो क्या कौन सी नीड पूरी करनी है, फिजियोलॉजिकल नीड की। भैया तो रोटी मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, मकान मिलेगा, रहने के लिए क्लास जगह मिलेगी, छत मिलेगी उसको, खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़ा, अगर उसको मिलता है तो वो काम अच्छे से करेगा। और ये जो फिजियोलॉजिकल नीड है ये पूरा किया जा सकता है पैसे से। अब भैया आप जो इंसान कमाने लग जाता है, अमीर हो जाता है ना, उसे रेस्पेक्ट चाहिए, उसके लिए रेस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन अगर कोई गरीब है तो वो बोले भैया मुझे खाने के लिए दो, मुझे रेस्पेक्ट मत दो। अब एक गरीब है, भूखा है, उसे रेस्पेक्ट दे रहा हो, या सर 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 सर, वो बोलेगा भाई सर मत बोलो, मुझे गाली दे दो पर मुझे खाने को दे दो, मैं भूखा हूँ, मैं कई दिन से नहीं खाया। तो ये जो क्लास लोअर लेवल के एम्प्लॉय होते हैं ना क्लास, ठीक है, लोअर लेवल के एम्प्लॉय, उनकी जो नीड होती है ये फिजियोलॉजिकल नीड पूरा करने के लिए आपको उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव देना पड़ेगा, आपको उनको पैसा देना पड़ेगा, राइट। तो फिजियोलॉजिकल नीड को पूरा किया जा सकता है क्लास बाय मॉनेटरी इंसेंटिव। फिर धीरे धीरे जब उसकी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो जाती है तो वो बात करता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। ध्यान रखना, फिजियोलॉजिकल नीड मतलब फूड वाटर रेस्ट, दूसरा क्या है, रेस्ट मतलब क्लास वही हाउसिंग शेल्टर, दूसरा है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। मैं जहां काम कर रहा हूं मेरी जान को कोई खतरा ना हो, और आज तो मैं रोटी कपड़ा मकान अवेल कर पा रहा हूं बट कल भी कर पाऊंगा। इंसान जब आज का पूरा कर लेता है तो इंसान कल की सोचता है कि यार कल भी क्या मैं रोटी कपड़ा मकान ले पाऊंगा, कल भी क्या मैं ये सारी चीज अचीव कर पाऊंगा, कल कोई जॉब छूट गई तो क्या मैं 6 महीने घर बैठे बैठे अपने परिवार को चला पाऊंगा। दिस इज कॉल्ड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। पहला है फिजियोलॉजिकल नीड, दूसरा क्या है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। जब ये पूरा होगा तब आएगा क्लास बिलोंगिंगनेस नीड। बिलोंगिंगनेस नीड या सोशल नीड कह सकते हो। अब यहाँ पे एम्प्लॉय क्या चाहिए, रिलेशनशिप, नेचुरल लव, अफेक्शन, फ्रेंडली रिलेशनशिप, कंपेनियनशिप, ग्रुप बनता है, इनफॉर्मल ग्रुप बनता है, दोस्ती यारी होती है, फन होता है, ये सारी चीजें क्लास आती है बिलोंगिंगनेस नीड के अंदर, जो कि एक थर्ड नीड है जहां पे क्लास इंटीमेट रिलेशनशिप बनते हैं, फ्रेंडशिप बनता है, ग्रुप बनता है, सर्कल बनाया जाता है, ये नीड। फिर उसके बाद आती है स्टीम नीड। स्टीम का मतलब क्या होता है, रेस्पेक्ट। जब धीरे धीरे इंसान तरक्की करने लगता है, पैसा ज्यादा कमाने लग जाता है तो उसको क्या चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, उसे लगता है कम। आप देखो किसी BMW गाड़ी में अगर कोई आदमी चल रहा है और कोई छोटी मोटी बाइक से चल रहा है या फिर छोटी मोटी गाड़ी से चल रहा है, कोई टक्कर लग जाती है छोटी मोटी, तो BMW वाला उतर के बोलता है कि यार ठीक है भाई सॉरी, भले उसकी गलती हो चाहे ना हो, वो सॉरी बोलेगा, हाथ जोड़ेगा, बोलेगा कोई बात नहीं, मैं भी कॉम्पनसेशन दे देगा, वो चल देगा। और जो छोटा आदमी है वो सोचेगा देख मुझसे डर गया, देख मुझसे डरा नहीं है वो, उसको ये सब चीजों से बहुत दूर रहना है। उसे पता है कि यार 10-20 हज़ार मेरे लिए कोई मायने रखता, मैं ऐसा आदमी नहीं कि सड़क पे खड़े होकर बहस करूं, राइट। तो वो क्लास वो साइड से निकल के चला जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि उसको रेस्पेक्ट ज्यादा पे, उसे पता है यार मैं इससे कुछ बोलूंगा इसकी क्या इज्जत है मेरे सामने, लेकिन ये मुझसे अगर कुछ बोलता है तो मेरी बहुत इज्जत है। समझ रहे हो बात को? तो इसीलिए क्लास वो निकल जाते हैं क्लास कुछ बिना बोले। मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक एग्जाम्पल की स्टीम नीड का मतलब क्या है, रेस्पेक्ट। उसको एक उपाधि चाहिए, टीम लीड, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो गया या वाइस प्रेसिडेंट या कोई भी उसको उपाधि जब मिली है तो स्टीम नीड यानी उसको क्लास रेस्पेक्ट मिला है, ये उसके लिए क्लास चौथा है। उसके बाद लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, यानी वो लाइफ में जो चाहता है अगर वो एक बार को पूरा हो गया, जो इंसान जो बनना चाहता है। जैसे एक सोल्जर का हमेशा क्लास एक मोटिवेशन रहता है कि भाई मैं शहीद होना चाहता हूं देश के लिए, मैं सीने पे गोली खा के देश के लिए शहीद होना चाहता हूं, तो ये उसके लिए क्लास सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होती है एक फौजी जवान के लिए। उसी तरीके से अगर ये 5 नीड वर्कर्स की पूरी कर दी जाए, अच्छा मैस्लो साहब ये भी कहते हैं कि अगर तुमने सारी नीड पूरी कर दी तो वो इंसान दोबारा काम नहीं करेगा। जो मैं चाहता था मैं बन गया, अब मैं क्यों काम करूंगा, मेरे अंदर से मोटिवेशन आएगा ही नहीं काम करने के लिए, सब कुछ तो है अपने पास यार, क्यों मेहनत करनी है। लेकिन अगर कोई नीड है, कोई डिजायर है लाइफ में उसे पूरा करना है, उसके लिए वो अपने वो पूरी नहीं हुई उसके लिए वो जी जान लगा देगा। तो ये 5 नीड भूलना मत, फिजियोलॉजिकल नीड इसको मॉनेटरी इंसेंटिव से पूरा किया जा सकता है। रेस्पेक्ट वाली जो नीड है स्टीम नीड, उसको नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव से पूरा किया जाता है, ठीक है। जो स्टीम नीड है वो नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव से पूरा किया जाता है जनरली टॉप लेवल मैनेजर्स के लिए, और ये लोअर लेवल के लिए मॉनेटरी। सेफ्टी सिक्योरिटी, बिलोंगिंगनेस नीड, स्टीम नीड और लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी टाइम दिया, अच्छे से लर्न कर लें इसको। अच्छा, तो वर्कर्स को मोटिवेशन देने के लिए हमारे पास 2 तरह के इंसेंटिव है। पहला है फाइनेंशियल, जब हम वर्कर को पैसा देते हैं और वो मोटिवेट होकर काम अच्छे से करता है। दूसरा नॉन फाइनेंशियल, वर्कर को पैसा नहीं दे रहे लेकिन कुछ ऐसा कर रहे हैं या कुछ ऐसी चीज दे रहे हैं जिससे वो अंदर से साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है, इंटरनल फीलिंग आती है, अच्छा आता है, वो काम अच्छे से करता है। आइए करके सारी की सारी बातें बताऊंगा। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव के अंदर सबसे पहली चीज पे अलाउंसेस।
पे एंड अलाउंसेस का मतलब क्या है, कंपनी उसे सैलरी के साथ, सैलरी मतलब बेसिक पे के साथ कुछ अलाउंसेस देती है। अलाउंसेस का मतलब क्या है, जैसे हाउस रेंट अलाउंसेस हो गया, और घर का रेंट वगैरह दे दिया क्लास, या फिर मान लो डियरनेस अलाउंसेस हो गया, महंगाई भत्ता हो गया, ऐसी चीज़ें क्लास दी जाती है। पर्टिकुलर टाइम पे हर एक पर्टिकुलर रेस्ट इंटरवल पे उनका इंक्रीमेंट किया जाता है ताकि वो अच्छे से काम करे, तो उसको पैसा मिल रहा है, वो मोटिवेट हो रहा है, वो काम अच्छे से करेगा, कंपनी हमेशा उसकी सैलरी बढ़ा रही है, कंपनी उसे कुछ इंसेंटिव्स दे रही है, सैलरी के अलावा कुछ रिवॉर्ड दे रही है, तो वो काम अच्छे से करेगा। सेकंड इज प्रॉफिट शेयरिंग। कंपनी कहती है कि भैया हमें 2 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए इस साल, 2 करोड़ का प्रॉफिट हम रख लेंगे, उससे एक्स्ट्रा जितना भी होगा हम एम्प्लॉयज में बांट देंगे। तो वर्कर को लगता है कि अगर हमने 5 करोड़ का मुनाफा कंपनी को कमा के दे दिया तो कंपनी 3 करोड़ रुपए हम सब में बांट देगी, तो हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। तो कंपनी सोचती है जितना 2 करोड़ से ज्यादा कमाए उतना हमारा फायदा है, और हर एक वर्कर अच्छे से काम करता है क्योंकि वो मोटिवेट हो गया और बेहतर करने के लिए। दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। तीसरा है बोनस, वन टाइम एक्स्ट्रा पेमेंट। आप सबको पता होगा साल में दिवाली के टाइम पे या एनुअल डे पे एक एक्स्ट्रा टाइम पे इंडिया के अंदर बोनस दिया जाता है वर्कर्स को, जो कि सैलरी के लगभग 2.5 गुना होता है, लगभग 2.5 गुना, 2 से 2.5 गुना कह सकते हो आप। तो ये एक अमाउंट होता है जिससे वर्कर को अच्छा लगता है, तभी दिवाली मनाई जाती है, क्लास सेलिब्रेशन किया जाता है, पूरे के पूरे भारत में चकाचौंध रहती है, क्लास दिया से सजाया जाता है, हर एक चीज मार्केट बढ़ता है, क्लास हर एक लोग कुछ ना कुछ खरीदते हैं क्लास उसके टाइम पे। तो ये बोनस है। तो वर्कर को अगर बोनस मिलता है ना, वर्कर जब अंदर से ना अच्छी वाली फीलिंग आती है और ये मोटिवेट होता है कि यार मैं भी कंपनी के लिए कुछ करके दूं, कंपनी अगर मेरे लिए कुछ करके दे रही है तो। को पार्टनरशिप है स्टॉक ऑप्शन, इसके अंदर क्या होता है, कंपनी अपने वर्कर्स को शेयर्स दे देती है। देखो प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर क्या होता है, प्रॉफिट का बंटवारा किया जाता है बट वो वर्कर्स मालिक नहीं बनते, लेकिन इसके अंदर क्या है, वर्कर्स को मालिक बना दिया जाता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्कर को शेयर्स दे दी जाते हैं, वर्कर अच्छे से काम करेगा तो उनके शेयर का प्राइस बढ़ेगा, उनको फायदा होगा बाद में जब वो शेयर बेचेंगे, और अगर वर्कर काम अच्छे से नहीं करेगा तो कंपनी के शेयर के प्राइसेस डाउन हो जाएंगे, तो उसके भी शेयर के प्राइसेस क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे, और उसको भी फाइनेंशियली लॉस होगा। ये सारे मॉनेटरी इंसेंटिव है। इसके अलावा कमीशन सेल्स एजेंट को मिलता है, आप जितने की सेल करोगे उसका एक फिक्स परसेंट जो है आपको कमीशन मिलेगा। एग्जाम्पल 10%, और आपने 10 लाख की सेल, देखो सैलरी तो मिलेगी आपको, सैलरी तो आपको मिलेगी वो अलग है, लेकिन इसके अलावा आपने 10 लाख की सेल की है, उसका 10% आपको 1 लाख मिलेगा। आपने 50 लाख की सेल की है, 10% आपको 5 लाख मिलेगा। आपने 1 करोड़ की सेल की है, 10% आपको 10 लाख कमीशन मिलेगा। प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव, आप जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज़्यादा आपको वेज मिलेगा। अगर आप 100 यूनिट तक बनाते हो तो आपको मिलेगा 2 रुपये के भाव से वेज, अगर आप 150 यूनिट तक बनाते हो आपको मिलेगा 3 रुपये के भाव से। यानी जितना ज़्यादा प्रोडक्शन आप करोगे आपका पर यूनिट का जो वेज है वो बढ़ेगा। तो हर कोई चाहेगा कि मैं ज़्यादा प्रोडक्शन करूं ताकि मुझे पर यूनिट जो वेज मिले वो ज़्यादा मिले। नेक्स्ट है क्लास परक्विजिट्स, ठीक है, आज से परक्विजिट्स कहते हैं इसको, प्रोनाउंसिएशन में परक्विजिट्स जैसा क्लास आप बोल सकते हो। बाकी परक्विजिट्स का मतलब क्या होता है कि सैलरी के अलावा बहुत सारी और चीजें, आपको गाड़ी मिलेगी, आपको शॉफर मिलेगा, आपको क्लास यानी ड्राइवर मिलेगा, आपको छुट्टी के लिए मॉरिशियस भेजा जाएगा, जरूरी नहीं कि मॉरिशियस ही, आपको कहीं और भी भेजा जा सकता है, ठीक है, पेरिस आपको भेजा सकता है। आपके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, आपका मेडिकल एक्सपेंस, आपके बच्चों का मेडिकल एक्सपेंस, ये सारी चीजें भी कंपनी झेलने को रेडी हो जाएगी अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो। आपको मोटिवेट करने के लिए वर्क कंपनी ये सारी चीजें कर सकती है। सेवरल ऑर्गेनाइजेशन, सब नहीं, ये नहीं कि आप गए और कुछ भी नहीं हो, कुछ नहीं और सीधे बोलने की गाड़ी दे दो हमें, बंगला दे दो। सेवरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफर परक्विजिट्स एंड फ्रिंज बेनिफिट्स सच एज अकोमोडेशन, रहने की जगह घर भी दे सकती है क्लास आपको, कार अलाउंसेस, गूगल में काम करोगे तो आपको बहुत सारी इनमें चीजें मिलेंगी, मेडिकल एजुकेशन फैसिलिटी और क्लास रिक्रिएशनल फैसिलिटीज एक्सेट्रा, इन एडिशन टू सैलरी अलाउंसेस सॉरी एंड अलाउंसेस टू इट्स एम्प्लॉय। दीज इंसेंटिव ऑल्सो मोटिवेट द एम्प्लॉय टू वर्क हार्ड और वर्क एफिशिएंटली या इफेक्टिवली। वर्कर अच्छे से काम करे उनको मोटिवेशन के लिए सारी चीज़ें दी जाती हैं। लीव ट्रैवल कंसेशन, LTC भी दिया जाता है कि ठीक है आप छुट्टी, आपका टिकट विकट हमने सब कर दिया है, छुट्टी लो, 15 दिन 10 दिन घूम के आओ। लेकिन ये तब होगा जब आप भी अच्छे एम्प्लॉय होगे, आप भी अच्छा काम कर रहे हो, कंपनी को फायदा पहुंचा रहे हो, तभी। ये नहीं कि कुछ भी नहीं और बोलोगे भी ठीक है मुझे दुबई भेज दो घूमने के लिए, या फिर मुझे स्विट्जरलैंड भेज दो घूमने के लिए। नॉन फाइनेंशियल, ये मेंटल सेटिस्फेक्शन देता है, अंदर से एक अच्छी फीलिंग लाता है, आपको रेस्पेक्ट फील कराता है, ध्यान रखना। साइकोलॉजिकल, जहां पे साइकोलॉजिकल आ गया ना वो नॉन फाइनेंशियल है। आपको पैसा नहीं मिल रहा लेकिन फिर भी आप अंदर से मोटिवेट हो गए कि हाँ मुझे अच्छा करना है, राइट। स्टेटस, सबसे पहला स्टेटस, इट रेफर्स टू रैंक, आपको रैंक दे दिया, आपको एक अथॉरिटी दे दी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, आपको कहीं ना कहीं क्लास एक स्टेटस दे दिया गया कि भाई ये एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है, ये सबसे अच्छा एम्प्लॉय है। बस इतना कह दिया ना, भले आपको पैसा ना मिले, आप लेकिन चाहोगे कि अंदर से यार सबसे मतलब कि मैं सबसे अच्छा एम्प्लॉय हूँ, मैं और इस चीज़ को बरकरार रखूंगा, मैं और मेहनत करूंगा ताकि क्लास इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकूं। करियर
एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, प्रमोशन दे नहीं रहे, सिर्फ मौका दे रहे हैं कि अगर आप अच्छे से काम करोगे तो आपका प्रमोशन होगा। तब भी वर्कर अच्छे से काम करेगा कि ठीक है यार, अगर मैं अच्छे से काम करूंगा तो कभी ना कभी मेरा प्रमोशन जरूर होगा। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन का मतलब क्या है? एक्नॉलेजमेंट एंड एप्रिसिएशन ऑफ वर्क डन बाय द एम्प्लॉय। भाई देखो, एप्रिसिएशन ऑफ वर्क यानी वर्क जो भी काम किया है वर्कर ने उसको एप्रिशिएट करना। एप्रिसिएशन इन ऑर्गेनाइजेशन बूस्ट देयर सेल्फ स्टीम, अंदर से वो अच्छे तरीके से मोटिवेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल डिक्लेयरिंग द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द वीक, इस पूरे वीक में सबसे अच्छा काम किसने किया, पूरे वीक में सबसे, पूरे मंथ में सबसे अच्छा काम किसने किया, उसका नाम डिस्प्ले करना। नोटिस बोर्ड, कंपनी में नोटिस बोर्ड होता है, उस पर उसका नाम डिस्प्ले करना, उसे कोई अवार्ड देना, उसे कोई सर्टिफिकेट देना, कॉन्ग्रेचुलेट करेगा मालिक, आके क्लैपिंग करेगा आपके लिए, या फिर आपको कोई टी शर्ट बांटा जाता है। जैसे ऑरेंज कैप दी जाती है ना, आईपीएल में देखा होगा ना, आईपीएल के अंदर ऑरेंज कैप, और कौन सा कैप था पता नहीं, कोई ना कोई कैप दी जाती है, ऑरेंज कैप तो मुझे याद है। इसके अलावा और एक भी कलर का कैप दिया जाता है, पर्पल कैप, शायद पर्पल कैप दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, ऑरेंज कैप पहनते तो आपको लगता है यार इसने सबसे ज्यादा विकेट लिए होंगे, या फिर या उसने सबसे ज्यादा रन बनाया होगा, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा वाला फीलिंग आता है। तो दिस इज कॉल्ड नॉन मॉनेटरी, इसमें कोई पैसा नहीं दिया जा रहा आपको, लेकिन हाँ आपको मोटिवेट किया जा रहा है। सब लोग आपके लिए क्लैपिंग करते हैं तो भी आपको अच्छा लगता है। अगर आपके सुबह सुबह जो प्रेयर होती है उसमें अगर क्लास आपको असेंबली हॉल में आपके लिए क्लैपिंग कर दी जाए, प्रिंसिपल खुद आके आपको क्लैपिंग करे आपके लिए, कितना अच्छा लगेगा आपको। आपको लगेगा यस मुझे कुछ अचीव किया, भले आपको पैसा नहीं मिल रहा बट अंदर से आपको क्या मिलेगा, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। दीज आर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। इसके अलावा जॉब सिक्योरिटी, आपको लगता है आपकी जॉब सिक्योर है यार, मुझे निकाला नहीं जाएगा, मैं सेफ हूं यहाँ पे, तो मैं और अच्छे से मेहनत से काम करूंगा। जब मुझे पता है, पक्का पता है कि मैं यहाँ पे काम करूंगा टिक के, सेफ हूं, तो मैं और मेहनत से काम करूंगा। अगर मुझे डर है कभी भी निकाल दिया जा सकता है, तो मैं उस डर में काम अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। हालांकि इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट भी है, सरकारी नौकरी वाला एग्जाम्पल, इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी है, बट यहाँ पे हम पॉजिटिव की बात करेंगे। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, कोई भी काम देने से पहले, वर्कर को कोई भी टारगेट देने से पहले एक बार उससे पूछ लो, उसको बुला लो, पूछ लो। भले वो नहीं कर सकता बट अगर आप उससे पूछोगे तो वो मना नहीं करेगा, वो बोलेगा हाँ मैं कर लूंगा। उसको लगेगा कि यार मेरे से पूछा जा रहा है काम देने से पहले, मैं कितना अच्छा हूं, मैं भी इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूं, फीलिंग आएगी कि यार मैं भी तो बिलोंग करता हूं, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं बिल्कुल काम करके दूंगा। तो अगर आप उसे पूछ लोगे जस्ट, तो अगर आप कोई भी टारगेट देने से पहले वर्कर से उसकी सलाह ले लोगे तो शायद उसको लगेगा कि हाँ यार मेरे को भी कुछ पूछा जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, अच्छा रिलेशनशिप, वर्कर्स और मैनेजर इनके बीच का अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। कंपनी में खुशी खुशी वर्कर आए, अच्छे से सबसे बोलचाल करे, अच्छे से मन में सबके बारे में सोचे, किसी के लिए कोई नेगेटिविटी ना हो। सिमिलरली मैनेजर वर्कर का ख्याल रखे, उनकी तनख्वाह दे, उनकी मजबूरियों को समझे, उनके सजेशंस को अपनाए। तो भाई अगर क्लाइमेट अच्छा है, दोनों एक दूसरे से अच्छे से मतलब कम्युनिकेशन दोनों के बीच अच्छा है, गोल मेल मिलाप अच्छा है, तो जाहिर सी बात है इससे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा। बिकॉज वर्कर और मैनेजर ये दोनों पर टिका हुआ पूरा ऑर्गेनाइजेशन, दोनों खुश हैं एक दूसरे से, कोई शिकायत नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन तरक्की करेगी। जॉब इनरिचमेंट और चैलेंजिंग जॉब या जॉब ऑटोनॉमी, वर्कर को ना रोज एक ही काम करते करते वर्कर बोर हो जाता है, तो उसे कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजिंग जॉब दो, जॉब ऑटोनॉमी दो, नया नया आजादी दो कि ठीक है जहां तुझे करना है तो वो काम कर। डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजिंग जॉब दोगे ना तो वर्कर काम बहुत बेहतर तरीके से करेगा। और ये सारे के सारे नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव है। एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा कि 3 मॉनेटरी इंसेंटिव लिखो। एग्जामिनेशन में पूरी कहानी आ जाएगी एक लिख के, और आपको पहचानना होगा कि किसको मॉनेटरी इंसेंटिव दिया जा रहा है और किसको नॉन मॉनेटरी, और मॉनेटरी में उसका नाम क्या है उस इंसेंटिव का, और नॉन मॉनेटरी में उस इंसेंटिव का नाम क्या है। तो आपको बहुत ध्यान से समझ के लिखना पड़ेगा। तो हमने पढ़ा लीडरशिप, हमने पढ़ा मोटिवेशन, थर्ड पॉइंट इज हमने पढ़ा सुपरविजन, मोटिवेशन, अब हम पढ़ेंगे लीडरशिप। अच्छा, क्या समझते हो लीडर होता कौन है, और लीडर के कौन होते हैं सपोर्टर्स? लीडर्स और होते हैं लीडर के सपोर्टर। तो जो लीडर है बेसिकली बच्चों, जो लीडर है वो होता कौन है? लीडर जो एक ग्रुप के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा, ये लीडर है। और ये कई सारे क्लासेस के फॉलोअर्स हैं, ये सपोर्टर कह सकते हो, राइट? इन सब के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा लीडर। लीडर कोई भी मैसेज ऊपर से आता है तो इन सबको समझाएगा, इनकी डिमांड को ले जाके ऊपर तक ले जाएगा, इनकी सेफ्टी की सिक्योरिटी का ध्यान रखेगा, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे क्लास आपका नॉन फाइनेंशियल हो, इन सब के ऊपर ध्यान रखेगा इनका लीडर। तो लीडरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, इन सबको इन्फ्लुएंस करेगा इनके बिहेवियर को ऑफ अदर पीपल, सो दैट दे कैन वर्क विलिंगली फॉर द अटेनमेंट ऑफ गोल, ताकि वो आराम से ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में मदद कर सके। लीडरशिप एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, लीडरशिप एक इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस, जहां पे जो फॉलोअर्स है ना इनको लीडर इन्फ्लुएंस करता है। ये लीडर है, इनके फॉलोअर्स हैं और इनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा, काम कैसे करना है, क्या करना है, ये सारी बातें इनको बताएगा
और ये लोग क्लास लीडर के बिहाफ में काम करेंगे, बात मानेंगे लीडर की। तो ये होता है लीडर। देखो अलग अलग से काम करेंगे ना तो अच्छे से आउटपुट निकलेगा नहीं, लेकिन अगर एक ग्रुप बना देंगे, एक टीम बना देंगे, एक लीडर बना देंगे उस ग्रुप का, तो वहां पे काम बहुत अच्छे से होगा और गोल जो है वो इजीली अचीव हो पाएगा। लीडरशिप के अलग अलग स्टाइल है। एग्जामिनेशन में इन 3 स्टाइल में से पक्की बात है एक स्टाइल पूछा जाएगा ही जाएगा। पहला है ऑटोक्रेटिक, दूसरा है डेमोक्रेटिक और तीसरा है क्लास लेजर फेयर या क्लास फ्री रेन लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक, ध्यान समझना, ऑटोक्रेटिक या ऑथोरिटेटिव लीडरशिप, इसका मतलब क्या होता है, पार्टिसिपेटिव या डेमोक्रेटिक लीडरशिप भी कहते हैं, ये दूसरा है क्लास, और तीसरा जो है वो फ्री रेन है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के अंदर बेसिकली देखो ये 3 टाइप के स्टाइल ऑफ लीडरशिप है। अच्छा पेपर में आता है तो इस तरीके से चार्ट डायग्राम आप बनाओगे ना एग्जामिनेशन में, बहुत अच्छे आपको इंप्रेशन मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहला ऑटोक्रेटिक या बॉस सेंटर लीडरशिप, ये एक ऐसा लीडरशिप स्टाइल है जहां ये जो लीडर है ना, ये मान लो लीडर है, ठीक है, ये क्या करता है, इन सबको काम बता देता है और कहता है कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कोई नो क्रॉस क्वेश्चनिंग, बस मैंने बता दिया और आराम से आप काम करते चलो बस। इसको बोलते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, जहां पे इसने सारी बातें इनको समझा दी, दे हैव टू फॉलो दिस अनक्वेश्चनिंगली, यानी आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना है, बस आपको फॉलो करना है। तो यार इससे क्या हो सकता है कि यार ये तो काम जल्दी से कर लेगा, लेकिन यार इनके ऊपर स्ट्रेस आ जाएगा बहुत ज्यादा, इनके ऊपर क्या आ जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा कि जो मालिक ने बोला वही करना है, अपना कुछ नहीं कर सकते, अपना कोई दिमाग लगा नहीं सकते। तो एडवांटेज क्या है क्लास की, डिसीजन तुरंत लिया जाएगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग तो अकेले लीडर के पास है ना, वर्कर से तो कुछ पूछना नहीं है, तो डिसीजन मेकिंग क्विकली है। स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन मिलेगा क्लास किसको, लीडर को। लीडर को लगेगा कि यार सब मैं ही हूँ, मैं ही राजा हूँ, जो मैं चाहूंगा वही होगा। लेस कॉम्पिटेटिव सबऑर्डिनेट्स आर नीडेड एट लोअर लेवल, तो लोअर लेवल पे अगर ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी होगा तो भैया वो आवाज उठाएगा, वो बोलने लगेगा, इसीलिए जो फॉलोअर्स होते हैं ना वो कम पढ़े लिखे होते हैं। और कई बार ये एक पॉजिटिव रिजल्ट साबित होता है, कई बार अच्छा भी साबित होता है जब हाई स्पीड चाहिए। तो अगर मान लो कभी आपको बहुत जल्दी काम कराना हो, स्पीड आपको ज़्यादा चाहिए, तो उस टाइम पे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप इज गुड, क्योंकि यहाँ पे ऑटोक्रेटिक लीडर जो है वो काम को जल्दी पूरा करके दे देगा, क्योंकि उसे किसी से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है, सारा काम खुद करेगा, राइट। तो ये डायग्राम आप इसका जो है वो याद रखना। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक लीडरशिप, सॉरी डेमोक्रेटिक नहीं, उसका डिसएडवांटेज, लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन एंड लो मोरल अमंग सबऑर्डिनेट। जो सबऑर्डिनेट है ना, जो ये सबऑर्डिनेट है, ये फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि यार क्या यार जो ऊपर वाला बोल रहा है हमें वही करना है, अपना दिमाग लगा नहीं सकते, अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे बेचारे उसकी बात मान मान के। इनिशिएटिव लेवल ऑफ सबऑर्डिनेट गोस डाउन, हर एक इंसान के अंदर कुछ नया सोचने की, क्रिएटिविटी करने की एक क्लास हुनर होता है, लेकिन अगर आपको बोला जाए कि बस जो बोला जा रहा है वही फॉलो करो, अपना कोई दिमाग मत लगाओ, तो आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, आपके अंदर जो क्लास इनिशिएटिव है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, फिर आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। पोटेंशियल एंड क्रिएटिविटी ऑफ सबऑर्डिनेट नॉट यूटिलाइज, अब मान लो सबऑर्डिनेट्स के पास कोई पोटेंशियल है, कोई क्रिएटिविटी है, कोई अच्छा आइडिया वो दे सकता है, वो कुछ यूटिलाइज होगा नहीं। और नो डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स, यानी कुल मिला के इसमें सबऑर्डिनेट्स का नुकसान ही नुकसान है, सबऑर्डिनेट का कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, सबऑर्डिनेट की क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी, सबऑर्डिनेट का इनिशिएटिव लेवल खत्म हो जाएगा और फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे बेचारा, और वो जॉब छोड़कर भी जा सकते हैं। डेमोक्रेटिक क्लास ऐसा नहीं है, मुझे डेमोक्रेटिक बहुत अच्छा लगता है। डेमोक्रेटिक को बोलते हैं पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, और मैं पर्सनली क्लास इसको फॉलो कहता हूं कि फॉलो करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो लीडर होता है ना क्लास, वो सबसे मिलजुल के रहता है, जितने भी फॉलोअर हैं उन सबसे सलाह लेता है, कोई डिसीजन लेना होता है आपस में मिलजुल के, सभी लोग एक दूसरे से क्लास मिलजुल के डिसीजन लेते हैं, बैठ के बातचीत करके डिसीजन लेते हैं। दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। एग्जामिनेशन में डायग्राम आएगा तो जरूर लिखना, क्वेश्चन भी आएगा, डायग्राम मांगा ना हो तो भी आप बना के आना। एडवांटेज क्या है क्लास इसका, जॉब सेटिस्फेक्शन। भैया देखो अगर सब लोग मिलकर काम करेंगे तो वर्कर का मोरल बढ़ेगा, जॉब सेटिस्फाई होगा। इंप्रूव डिसीजन मेकिंग एंड एबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट्स की एबिलिटी बढ़ जाएगी, डिसीजन मेकिंग कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो डेवलप होगा, डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। रिड्यूस लेबर टर्नओवर, भैया वर्कर जो है उनका टर्नओवर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। क्यों टर्नओवर, मतलब जब वर्कर छोड़ के चले जाते हैं, तो वर्कर छोड़ के नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे छोड़ के, भैया मालिक के साथ मिलके काम कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में सब लोग मिलकर डिसीजन ले रहे हैं, सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं, तो भाई क्यों छोड़ के जाएगा, वो स्ट्रेस आएगा ही नहीं उसको। हाँ अगर आप बोलोगे नहीं बस ऑर्डर दे दिया हमने करना ही है, तो स्ट्रेस आएगा। क्वालिटी ऑफ डिसीजन, क्वालिटी ऑफ डिसीजन इंप्रूव, अब सब लोग मिलके जो डिसीजन लेंगे उस डिसीजन की जो क्वालिटी होगी वो अच्छी होगी, वो डिसीजन बहुत बेहतर होगा। लेकिन डेमोक्रेटिक के कुछ नुकसान भी है, टाइम बहुत लगता है, भाई सब लोग मिलजुल के कोई डिसीजन लेंगे, अगर मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना खाना है, तो फटाफट ऑर्डर करूंगा, मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम 10 दोस्त हैं
और हम सबको कुछ खाना है तो टाइम लगेगा। तो ये खाएगा भाई, तो ये खाएगा, अच्छा ये नहीं यार वो मंगा लो, ये नहीं वो मंगा लो, अरे ये नहीं वो मंगा ले, अच्छा ये नहीं है, अच्छा वो 10 चीज़ें होती हैं, टाइम लगता है, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग और कई बार बहुत देरी भी हो जाती है। इट मे नॉट yield पॉजिटिव रिजल्ट व्हेन सबऑर्डिनेट प्रेफर मिनिमम इंटरेक्शन विद द लीडर। कई बार क्या होता है कि लीडर ने तो मौका दे रखा है बट सबऑर्डिनेट इंटरेक्शन नहीं करता, तो फिर इससे कोई फायदा नहीं है। आपको मौका मिला है बातचीत करने का, आप अपना कोई डिसीजन दे ही नहीं रहे, अपना कुछ आप बोल ही नहीं रहे, तो उसमें कोई फायदा नहीं है, फिर वो सेम हो गया ऑटोक्रेटिक जैसा। लीडर में पास द वर्क टू सबऑर्डिनेट एंड अच्छा, कई बार क्या होता है लीडर क्या करता है, सबऑर्डिनेट को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है और कहता है कि सारा काम दे देता है और कहता है भैया अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये भी कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक के डिसएडवांटेज है। तीसरा है फ्री रेन या लेजर फेयर लीडरशिप, इसको बोलते हैं क्लास सबऑर्डिनेट सेंटर्ड। देखो पहला जो था ना वो था बॉस सेंटर्ड, अगर देखोगे ना आप ये रहा वो बॉस सेंटर्ड है, यहाँ सब मालिक जो है बॉस है, यही सब कुछ है, सब कुछ यही कहेगा, जो ये कहेगा वही करना पड़ेगा। यहाँ ऐसा नहीं है, ये सबऑर्डिनेट देखो अलग से फैल के लेट जाएगा आराम से, भैया अपना कोई टेंशन नहीं है, सारे वर्कर भाई हो तुम अपने करो, आराम से मिलके काम करो, सारे रिसोर्सेज को यूज करो, सब कुछ अपने हिसाब से, सारा डिसीजन तुम खुद लो, हमें कोई टेंशन नहीं, कुछ इमरजेंसी हो तो आना अपने पास, अदरवाइज मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम काम कर सकते हो करो। इसको बोलते हैं क्लास फ्री रेन। अब सबऑर्डिनेट सेंट्रल लीडरशिप क्या होता है, लीडर अलग हट गया, देख रहे हो आप यहाँ पे लीडर अलग हट गया, कह रहा है भी आपस में सब लोग मिलके करो, कभी कोई इमरजेंसी हो तो मुझे याद कर लेना, अदरवाइज मिलके करो। तो इसका फायदा भी है और इसका घाटा भी है। यार इतनी ज्यादा ऑटोनॉमी देना मतलब ठीक नहीं है। पॉजिटिव इफेक्ट व्हेन जॉब सेटिस्फैक्शन मोरल ऑफ सबऑर्डिनेट, अगर आपको सबऑर्डिनेट को खुश करना है तो ये ठीक है, सबऑर्डिनेट को सारी आज़ादी दे दी, लेकिन मिनिमम मैक्सिमम स्कोप ऑफ सबऑर्डिनेट डेवलपमेंट, भाई सीधी सी बात है, सबऑर्डिनेट को आपने पूरी आज़ादी दे दी, पूरी क्लास पावर दे दिया, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, तो सबऑर्डिनेट कहीं ना कहीं क्लासेस में ग्रोथ करेगा और फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल, तो सबऑर्डिनेट का जो पोटेंशियल है वो पूरी तरीके से इस्तेमाल होगा। लेकिन नुकसान क्या है, सबऑर्डिनेट डू नॉट गेट गाइडेंस, भैया जो जो लीडर है उसका गाइडेंस, उसका सपोर्ट जो है वो नहीं मिल रहा, एक कंट्रीब्यूशन लीडर का है वो नहीं मिल रहा, बिकॉज लीडर शांत बैठा है, आप ही सारा अपना काम कर रहे हो, लीडर ने बोला भाई कर दो, इतने सामान बनाने हैं बना के दे दो, अपना खुद कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा। और सबऑर्डिनेट में वर्क इन डिफरेंट डायरेक्शन, कई बार क्लास लीडरशिप जब नहीं है, लीडर नहीं है, तो वर्कर क्या करते हैं क्लास, अपनी मन मर्जी से चलते हैं अलग अलग दिशा में, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाता और आपस में केओस, कंफ्यूजन, लड़ाई झगड़ा होता रहता है। ये लीडरशिप के 3 स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्लास कम्युनिकेशन। क्या होता है, जब मेरे मन में कोई आइडिया आया और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, तो मैं आपसे कम्युनिकेट करूंगा। इट मींस इट इज डिफाइन एज ट्रांसमिशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडिया। अगर मेरे मन में कोई आइडिया आया है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, कोई मैसेज है, कुछ इंफॉर्मेशन है, वो मैं 2 या 2 से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। मेरे मन में आइडिया आया कि मैं इसे अच्छे से सिखा सकता हूं, आपको पढ़ा सकता हूं, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्लास, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है, स्पोकन वर्ड में मैं आपको बोलूं कैसे हो, ठीक है, स्पोकन वर्ड में बोल दिया आपको, आपने सुन लिया, ठीक है सर जी। रिटन वर्ड में आपके लिख दूंगा क्लास, हाउ आर यू लिख दूंगा, आप समझ जाओगे, उससे भी हो सकता है। डायग्राम बना सकते हैं क्लास, एक कोई डायग्राम, कोई सिंबल वगैरह बना सकते हैं, कोई पिक्चर ग्राफ बना सकते हैं। गेस्चर, अगर मैं आपसे ऐसे ऐसे करके पूछूं, मुझे प्यास लगी है, मैं बोलूँ ऐसे, ठीक है, तो इसका मतलब मुझे पानी चाहिए, तो ये इशारों की भाषा है। बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर्स, जो पूरे वर्ल्ड में हर जगह चलता है, इशारों में किसी को कुछ बोलोगे तो आपको अच्छे समझ आएगा। तो ये सारे के सारे क्लास आपके कम्युनिकेशन के टाइप है, इन तरीके से कम्युनिकेशन किया जा सकता है। कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात करें तो कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर सबसे पहला सेंडर, सबसे पहला कौन आता है, सेंडर। सेंडर वो पर्सन है जिसके मन में आइडिया आया है, वैसे बहुत कम चांस होता है पूछा जाए, बट कर रहे हैं तो लगे यार 2 मिनट और है, रिवीजन कर लेते हैं। सेंडर वो पर्सन है जिसके मन में कोई आइडिया आया है, उसके बाद क्लास वो क्या करेगा, उसके मन में जो आइडिया है उसे बोलते हैं मैसेजेस। मैसेज को इनकोड किया जाएगा, क्या किया जाएगा, इनकोड। इनकोड का मतलब क्या है, उसे एक ऐसे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा ताकि रास्ते में अगर उस मैसेज को पढ़ ले तो उसका मीनिंग वो ना समझ पाए, राइट। फिर वो मैसेज है, फिर उसको डिकोड किया जाएगा। डिकोड का मतलब क्या, उसे उसी फॉर्म में आया जाएगा। पहेली, मान लो पहेली बना दी, वो इनकोड कर दिया, उस पहेली का असली मीनिंग निकाल दिया, वो डिकोड कर दिया। ये सब आप रीजनिंग के अंदर पढ़ोगे भी, ठीक है। रीजनिंग के अंदर आप पढ़ते हो कि मान लो अगर ए फॉर ये है, मतलब एक वर्ड दे दिया कैट, तो ए का मतलब कुछ और है, बी का मतलब, सी का मतलब कुछ और है, टी का मतलब कुछ और है, तो कैट को कैसे लिखेंगे, तो ये एक तरीके से आप उसको डिकोड करोगे। फिर रिसीवर, रिसीवर वो पर्सन है जिसको आप मैसेज भेजोगे, लेकिन जब आप मैसेज भेज रहे होते हैं ना, एक मीडियम से भेजते हो, इसे क्या कहते हैं क्लास, मीडियम। उस मीडियम में आता है नॉइज। नॉइज का मतलब क्या है, मान लो कॉल कर रहे हो तो मान लो
ट्रैफिक आ रहा है, रास्ते में शोर हो रहा है और आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही, मेल कर रहे हो नेट स्लो है, कॉल या फिर आप चिट्ठी भेज रहे हो डाकिया बहुत लेट पहुंचा रहा है, तो इसको बोलते हैं नॉइज़। नॉइज़ का मतलब कोई भी डिस्टर्बेंस, मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ और नेट स्लो है तो आप सुन नहीं पाओगे। कई बार कॉल पे होता ना, हाँ हेलो भाई क्या बोलना, क्या आवाज़ है, नेटवर्क नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड नॉइज़। ओके, और जब लास्ट में ये मैसेज पहुंचता है रिसीवर के पास और रिसीवर फीडबैक देता है कि हाँ अच्छा ठीक है आ गया समझ भाई, समझ गए, तो तब जाके कम्युनिकेशन का पूरा प्रोसेस खत्म होता है। तो सबसे पहले सेंडर, फिर मैसेज, फिर इनकोड, फिर इनकोड के बाद फिर मीडियम, फिर डिकोड होगा, डिकोड होने के बाद क्लास मीडियम के बीच में नॉइज भी आएगा, डिकोड होने के बाद रिसीवर को मिलेगा, रिसीवर फीडबैक देगा। या फिर अगर आप ऐसा लिखना चाहते हो तो ऐसा लिख लेना, आपकी बुक में कोई डायग्राम होगा वो बना लेना, बट ये ओवरऑल कम्युनिकेशन प्रोसेस है। अब कम्युनिकेशन दो टाइप का होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल। जो फॉर्मल का मतलब क्या है, जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो ऑफिशियल मैटर पे तो उसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। लेकिन अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो गॉसिप, इनफॉर्मल मैटर्स पे, हंसी मजाक चल रहा है क्लास, दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। It refers to official communication between the person who are officially related to each other। दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ ऑफिशियली रिलेटेड है और वो एक दूसरे से जब क्लास इम्पर्सनल मैनर में, अपनी पर्सनल कोई बात नहीं कर रहे और भाई सुना तो क्या खा के आया है, ये सब बातें नहीं कर रहे, वो आराम से अपना काम की बात कर रहे हैं क्लास। तो यहाँ पे स्केलर चेन फॉलो होता है। स्केलर चेन समझते हो ना, इन्फॉर्मेशन लाइन बाय लाइन पास होगी, कोई स्किप अलाउ नहीं, ताकि इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुंच जाए। आपने ये प्रिंसिपल्स के अंदर भी पढ़ा होगा। और फॉर्मल कम्युनिकेशन जनरली क्या होता है, रिटर्न फॉर्म में होता है, ताकि उसका प्रूफ रहे। कोई मेल है या स्कूल के टीचर भी जब छुट्टी अनाउंस करते हैं, प्रिंसिपल छुट्टी अनाउंस करता है, तो वो भी एक रिटर्न फॉर्मेट में आपके पास आता है, आपके टीचर साइन करते हैं उसमें, राइट। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है क्लास, वहाँ पे मैसेज जाता है रिटर्न फॉर्म में और स्केलर चेन फॉलो होता है, और यहाँ पे दो लोग आपस में ऑफिशियली जुड़े हुए हैं तो वो ऑफिशियली कम्युनिकेशन करेंगे, वो यहाँ वहाँ की बात नहीं करेंगे। लेकिन जब दो लोग आपस में ऑफिशियली नहीं जुड़े और वो हंसी मजाक कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड क्लास इनफॉर्मल रिलेशनशिप। और यहाँ जो मैसेज है वो जिगजैग मैनर में जाता है। जिगजैग मतलब पता नहीं, कोई भी किसी को भी इंफॉर्मेशन शेयर कर देगा, कोई लाइन नहीं है, यहाँ पे स्केलर चेन है, ए बी को, बी सी को, सी डी को, यहाँ पे इंफॉर्मेशन जिगजैग टेढ़ा मेढ़ा कहीं भी भाग जाता है। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का जो नेटवर्क होता है उसको हम लोग ग्रेप वाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेप वाइन। अंगूर का गुच्छा, कोई भी कहीं से भी निकल रहा है अंगूर, राइट, तो इसे क्या बोलते हैं? ग्रेप वाइन। ध्यान रखना, द नेटवर्क ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है क्लास? ग्रेप वाइन। अब जो कम्युनिकेशन है फॉर्मल कम्युनिकेशन, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी। अगर कोई मैसेज, कोई इंफॉर्मेशन, कोई आइडिया ऊपर से नीचे आता है तो डाउनवर्ड, नीचे से ऊपर जाता है तो अपवर्ड। ए ने इन सबको दिया, इन्होंने इन सबको दिया, तो ये ऊपर से नीचे आया, तो ये क्या हो सकता है मुझे बताओ? कोई रूल्स हो सकता है, कोई पॉलिसी हो सकती है, कोई गोल हो सकता है, कोई ऑब्जेक्टिव हो सकता है, कोई टारगेट हो सकता है। इसने इन सबको दिया, इसने इन सबको दे दिया, राइट। तो दिस इज कॉल्ड क्लास डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इन सब की शिकायतें, समस्या, डिमांड, ग्रीवेंसेस, ये ऊपर गया, ऊपर वाले ने इनको पहुंचाया, दिस इज कॉल्ड अपवर्ड कम्युनिकेशन, राइट। हॉरिजॉन्टल, जब तीनों एक लेवल पे हैं या दो आदमी एक लेवल पे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हम दोनों ही एक ही डिपार्टमेंट के अंदर है और हम दोनों की पावर सेम है, हम एक ही प्रोडक्ट का सेल्स डिपार्टमेंट में है, आप परचेस डिपार्टमेंट में हो, हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। लेकिन अगर एक डिपार्टमेंट का बंदा दूसरे डिपार्टमेंट के बंदे के टॉप लेवल का बंदा है या उससे ऊपर लेवल का बंदा है, उससे बात करेगा, लाइक ये क्लास क्या है, ये एक प्रोडक्शन करने वाला वर्कर है और ये सेल्स मैनेजर से बात कर रहा है। मान लो ये सेल्स करता है, सेल्स पर्सन, और ये किसी दूसरे डिपार्टमेंट के सेल्स प्रोडक्शन मैनेजर से बात कर रहा है। एक सेल्स पर्सन दूसरे डिपार्टमेंट के प्रोडक्शन मैनेजर से बात कर रहा है, इसको बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। ध्यान रखना, इसको अपवर्ड नहीं बोलेंगे क्योंकि ये उसी डिपार्टमेंट के ऊपर वाले बंदे से बात नहीं कर रहा, दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर वाले बंदे से बात कर रहा है, दिस इज कॉल्ड डायगोनल कम्युनिकेशन। फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में डिफरेंस है, ध्यान रखना। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में गॉसिप करते हो, माइंड को सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक मतलब कि साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन जो है वो मिलता है आपको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में और फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो डिफरेंस है बेसिकली, वो क्या डिफरेंस है यहाँ पे? तो सबसे पहला, फॉर्मल कम्युनिकेशन में इट रेफर्स टू कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस विद द ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड। तो ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड यानी स्केलर चेन आपने फॉलो किया होगा, इन्फॉर्मेशन इस तरीके से लाइन बाय लाइन जाती है, दिस इज कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन। या तो नीचे से ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे, लेकिन लाइन बाय लाइन ही जाएगा। लेकिन इनफॉर्मल में क्या है? जिगजैग मैनर, यानी कि इट रेफर्स टू कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप विच आर नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड। जो ऑफिशियली एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है तो वो आराम से गॉसिप कर रहे हैं। इनफॉर्मल
नॉर्मल टॉक कर रहे हैं, मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं, बट दोनों जरूरी है। तो ये मीनिंग हो गया। दूसरा नेचर, इट इज मोर रिजिड, फॉर्मल कम्युनिकेशन रिजिड, आप अपने हिसाब से इस मैसेज को मॉडिफाई नहीं कर सकते। मतलब ये मैसेज कुछ ऐसा मैसेज है, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन है, अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते, आपको एज इट इज बताना पड़ेगा। लेकिन ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल है, डायनामिक इन नेचर है, यानी क्लास ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ के भी आप इसको बता सकते हो। चैनल की बात करें, यहाँ पे फॉर्मल चेन लाइन ऑफ कमांड होता है, यानी कि फॉर्मल तरीके से जिसके पास ज़्यादा पावर है वो अपने से कम वाले पावर को देगा इन्फॉर्मेशन, वो अपने से कम वाले पावर को इन्फॉर्मेशन देगा, लाइन बाय लाइन पास होगी, स्केलर चेन फॉलो होगा। इट इज़ बेस्ड इनफॉर्मल रिलेशनशिप, यहाँ पे कोई फिक्स लाइन ऑफ कमांड नहीं है, कोई भी दोस्ती यारी में मिलजुल के कोई भी क्लास इन्फॉर्मेशन किसी को भी शेयर कर सकता है। स्पीड की बात करें, फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्योंकि आप मैसेज को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, उसी मैसेज को पहुंचाना है, लाइन बाय लाइन सबको पहुंचाना है, इसकी स्पीड स्लो होती है। लेकिन इनफॉर्मल में आग की तरह मैसेज फैलता है। सोशल मीडिया पे देखो, कोई मैसेज आता है आग की तरह फैल जाता है, तुरंत वायरल हो जाता है, तो वो इनफॉर्मल है, वहां पे सबके पास इंफॉर्मेशन फास्ट पहुंचती है। रिकॉर्ड की बात करें, फॉर्मल का हर एक रिकॉर्ड मेंटेन रहता है, इनफॉर्मल का कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता, बिकॉज मैसेज किसकी तरफ से आया है ये किसी को नहीं पता। ए ने बी को शेयर किया, बी ने सी को, सी ने डी को, अब पूछा जा रहा है तो किसी को पता ही नहीं है मैसेज कहां से आया, वो कह रहा है मुझे कहीं से आया, वो कह रहा है मुझे कहीं से आया, किसी को नहीं पता, वो इनफॉर्मल है, राइट। नीड की बात करें, इट सर्व द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो फॉर्मल होता है ना वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। लेकिन जो इनफॉर्मल होता है ना, ये जो वर्कर्स है ना उनकी खुशी के लिए बनाया जाता है, ये वर्कर का ध्यान रखता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, और जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो ध्यान रखता है किसका, क्लास मैनेजर्स का, यानी कंपनी का ध्यान रखता है। एक्सप्रेशन की बात करें, ये लिखित में होता है, फॉर्मल मतलब रिटर्न में प्रूफ के तौर पर, और क्लास इनफॉर्मल मतलब कोई प्रूफ नहीं, ओरल, ओरली बात हुई है तो कोई सबूत नहीं है, रिटर्न में बात हुआ है तो आपका सबूत है। इस तरीके से फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के साथ ही ये चैप्टर खत्म हो गया। बाकी जो चीजें मैंने आपको नहीं कराई है वो आउट ऑफ सिलेबस इसलिए नहीं कराया है, जैसे बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो आपको नहीं करना, वो आउट ऑफ सिलेबस है। कोशिश करी है कि वन शॉट के अंदर कम से कम समय के अंदर जी जान लगा के कंटिन्यू आप सबको अच्छे से चैप्टर करा दूं। आई होप एक बार अच्छे से रिकॉल हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो कॉमेंट करना, और जितनी चीजें आपने याद किया, लाइक मॉनिटरी इंसेंटिव, नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव, जो भी आपने लर्न किया है, जो भी आपको अभी तक याद है, उसी वीडियो कॉमेंट में जरूर लिखो क्लास, ताकि आपका सारा का सारा अच्छे से एक बार रिवीजन हो जाए और आप एग्जामिनेशन में जाके बहुत अच्छा कर सको। आप सबकी रिक्वेस्ट पे ही ये रिवीजन सीरीज चल रहा है, प्रीमियम रिवीजन सीरीज वन शॉट का। आप बहुत मेहनत लग रही है बेटा, आई वांट योर सपोर्ट, आई नीड योर सपोर्ट, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत है। प्लीज़ अपने हर एक ऑफिशियल ग्रुप में जहाँ भी है, स्टूडेंट्स ग्रुप है, शेयर करो दोस्तों को, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह शेयर करो। अगर आपको लगता है कि मैं मेहनत करूँ आपके लिए, शेयर करो, राइट। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़ाई करो, दिन रात एक कर दो, टारगेट खत्म करो, जितनी मेहनत से मैं पढ़ रहा हूँ उतनी मेहनत से आप भी क्लास पढ़ो, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।